ये है गोविंद शर्मा। 13 साल का गोविंद दिखने में आम बच्चों की ही तरह है, लेकिन जहां दूसरे बच्चे गेहूं और उससे बनी चीजें खा सकते हैं, वहीं गोविंद के लिए गेहूं से बनी चीजों का निवाला परेशानी का सबब बन चुका है। दरअसल गोविंद एक खास किस्म की बीमारी सीलियक से पीड़ित है, यानी गोविंद को गेहूं से एलर्जी है। जो वीट की होती है उसमें मैं खा नहीं पाता हूँ, और जो जैसे सब बच्चे खाते हैं मैं भी नहीं वैसे खा नहीं पाता हूँ, और मेरे को भी फिर गिल्टी सा फील होता है और फिर चक्कर वक्कर से भी आते हैं। हाँ, और गर्मी लगती है अगर गर्मी में मक्का वक्का खाओ तो। गोविंद ऐसा अकेला बच्चा नहीं है, उसके जैसे लाखों बच्चे इस बीमारी के शिकार हैं। दरअसल सीलियक बीमारी एक प्रोटीन, जिसका नाम ग्लूटेन है, की एलर्जी से होता है। यह प्रोटीन कुछ अनाज जैसे गेहूं, जौ और राई में पाया जाता है। इसे गेहूं से एलर्जी के रूप में भी जाना जाता है। ये बीमारी वंशानुगत होती है। इस बीमारी के लक्षण हैं बार बार दस्त लगना, पेट फूलना, वजन और कद बढ़ना रुक जाना, खून की कमी, हड्डियों की कमजोरी, जल्दी थकावट और चिड़चिड़ापन है। बहुत से लोगों में इसके कोई लक्षण दिखाई नहीं देते और महज जांच से ही इस बीमारी का पता चलता है। वैसे तो ये बीमारी 70 वर्ष की उम्र तक कभी भी हो सकती है, परंतु बच्चों में ये सबसे ज्यादा पाई जाती है। जेनेटिक बीमारी है, जीन्स की वजह से ही हमारे शरीर को गेहूं की एलर्जी हो जाती है और उसकी वजह से हमारी अंतड़ियां नष्ट हो जाती हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि अंतड़ियां नष्ट हो जाती हैं। जब अंतड़ियां नष्ट होती हैं तो हम खाना पीना पचा नहीं सकते, हजम नहीं कर सकते, उसकी वजह से हमारी ग्रोथ रुक जाती है। इस बीमारी से बचाव के लिए मरीज को आजीवन गेहूं से परहेज करना होता है। आपको अपने खाने से जिंदगी भर गेहूं या उसमें वैसे ही और पदार्थ और अनाज जैसे कि राई या जौ, ये आपको जिनमें ग्लूटेन होता है उनको उसको पूरी तरह से हटाना है अपने खाने से, तो आपका बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ रहेगा। दिल्ली में सीलियक बीमारी के 1.5 लाख मरीज हैं, तो वहीं पूरे देश भर में करीब 1 करोड़ लोग इस बीमारी के शिकार हैं। सीलियक रोग के इतने ज्यादा मामले होने के बावजूद आम जनता और डॉक्टरों में इस बीमारी के बारे में जागरूकता की कमी देखी गई है। जितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। Vijay, how common is celiac in US? So celiac is a very common disease because it's 1% of the American population has it. But if you take Scandinavia and other European countries, the number could be as high as 2%. So as almost 1 in 100 patients we see with symptoms have celiac disease. And what about in India? India also it seems to be fairly common. My colleague in the department, Dr. Govind Makhare, recently did a study whereby he looked at the community and found out roughly about same figures, 1 in 100. In fact, who had celiac disease or serology was positive, celiac serology was positive in these patients. And finally there was, I think, around 0.7 or 0.8% were diagnosed to have real celiac disease. And they also did a study along with CMC Bello with Dr. B.S. Ramakrishna there, where they found the celiac disease was much less prevalent. And they did a study, Dr. Makhari also did a study with Dr. Goswami in Guwahati, where they found that it was not as common as Delhi, but definitely more common than South India. But in Delhi, and another study has been done by Dr. Ajit Sood from Ludhiana, and all these studies show that at least in North India, the predominantly wheat eating area, the prevalence is as common as the people in US. So 1%. तो फिर सिम्टम्स क्या होंगे? कार्बोहाइड्रेट जो हमें एनर्जी देता है, प्रोटीन जो हमें मसल्स देता है, फैट जिस कारण से हमें बॉडी फैट मिलता है, या मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन, मिनरल्स, किसी का एब्जॉर्प्शन नहीं। अगर एब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो क्या होगा? वीकनेस होगी। तो बहुत सारे सिम्टम्स उसके आएंगे, लाइक डायरिया होगा, खाना पचाने डायरिया होगा, तो किसी व्यक्ति को डायरिया लगा के चल रहा है, खून की कमी होगी, हड्डियाँ कमजोर होगी, या फिर काफ़ी वीकनेस लगेगी। आप देखेंगे ये बहुत सारे पेशेंट तो दुबले पतले होते हैं, तो बिकॉज बचपन से इनको खाना मिला नहीं, खाना मिला लेकिन खाना पचा नहीं, पचने के अलावा वो स्टूल में बाहर निकल गया, उस कारण सारी वीकनेस होती है और ये सिम्टम होते हैं। पर एक बार बताना चाहूँगा, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, भगवान ने हमें अपने शरीर में इतना ऑर्गन दिया, अगर हमें इतना चाहिए हमें इतना दिया है। और आप देखते हैं कि जिनको क्या बहुत सारे पेशेंट को किडनी की बीमारी होती है, उनके घर के लोग किडनी डोनेट करते हैं, 2 किडनी में से 1 दे देते हैं, एक से काम चलता है उसका। बहुत लोग लिवर डोनेट करते हैं, आधा से अपना लिवर दे देते हैं, क्योंकि आधे से काम चल जाता है। तो भगवान ने हमें इतनी सारे रिजल्ट दिए हैं कि जब तक कि वो ऑर्गन पूरा खराब ना हो, 80% खराब ना हो, सिम्टम नहीं आते। यही बात छोटी आंत में भी है।
कि छोटी आंत में अगर खराबी चल भी रही है, लेकिन इतनी खराबी हो जाए कि जो खाना पचने का है वो भी पूरा ना हो, तभी सिम्टम आते हैं इसमें। हमेशा छोटा रह जाएगा हाइट में, और अपनी कंट्री में कम से कम एवरी 4th चाइल्ड जिसका बर्थ होता है उसकी हाइट छोटी होती है, सब लंबे नहीं होते। I'm Dr. Ramakrishna. I'm an adult gastroenterologist and I'm from Chennai. So the complications of celiac disease mainly will be that one is growth. Growth retardation is what I see as a significant complication of celiac disease. Many people, many families even don't realize that their children are not growing because they have some problem in the intestine, which is a celiac disease. And they think that the child's growth, okay, maybe this child for some reason is shorter than their brothers or sisters. And so growth retardation or growth shortfall is one. The second thing is anemia. Other complications which are there, which we see in older people, one is that they have weak bones, which is osteoporosis. And sometimes infertility. You know, if some women are not able to bear children, that may be because they have celiac disease. It's a small proportion. The question is celiac disease hereditary? Actually, it's not a hereditary disease. When we say hereditary disease, we mean that is a disease which will happen to anybody who has that gene, generally. Because there's something called autosomal dominant and autosomal recessive, but if you have 1 or 2 copies of the gene, you should have the disease. It is not. But it requires a particular genetic background. That is, if you have a specific gene, a HLA gene, which gives rise to DQ2 or DQ8, you can potentially develop celiac disease, but that is not the only cause of celiac disease. If we look at the Indian population, maybe about 20% of normal Indians will have HLA DQ2 or DQ8. Definitely not all of them is going to develop. Maybe 1 in 100 can develop celiac disease.